हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले जितने भी 2024 के महीने बचे हैं और जितने भी 24 के आने वाले महीने बचे हुए हैं वो सब एग्जाम से भरपूर है। रेलवे के एग्जाम डेट आउट हो चुके हैं और जितने भी एग्जाम डेट है सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको आज रेलवे की एग्जाम डेट और इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी कि आप कैसे कैसे किस चीज को कवर करेंगे, इस चीज के बारे में आपको बताया जाए। क्लियर? तो आइए पहले हम आते हैं और पहले हम आते हैं CN0124 मतलब एलपी के पोस्ट के लिए। कौन सा पोस्ट है ये? एलपी असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम। ये कब से कब तक है? 25/11 से लेकर 29/11 तक एग्जाम है। मतलब 25, 26, 27, 28 और 29 कुल मिलाकर 5 दिन एग्जाम चलेंगे। कुल मिलाकर कितने दिन एग्जाम है ये इसके? 5 दिन एग्जाम है, 5 डे एग्जाम है कुल मिलाकर टोटल। आते हैं अगले CN RPF 0124। अब आरपीएफ की वैकेंसी, आरपीएफ में 2 वैकेंसी आई थी, कांस्टेबल की और एसआई की। तो उसमें भी किसकी वैकेंसी है? एसआई की वैकेंसी है। एसआई की, इसकी एसआई की, जो कब से कब तक है? 2/12 से लेकर 5/12 तक, मतलब 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, मतलब 2, 3, 4 और 5 कुल मिलाकर 4 दिन एग्जाम है। इसी तरीके से आते हैं CN224 पे। ये है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए था, जो कि एलपी और टेक्नीशियन साथ में आया था। इसका एग्जाम जो है वो 16/12 से लेकर 26/12 तक है। मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, मतलब कुल मिलाकर 11 दिन एग्जाम है। कितने दिन एग्जाम है? 11 दिन के बीच में एग्जाम है। हालांकि अभी ये नहीं पता कि एग्जाम कब कब है, क्या पता लगातार हो और क्या पता एक एक दिन के गैप पर हो, तो वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जब तक पूरी जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और CN324 जो कि जेई और अदर पोस्ट के लिए है, वो 6/12 से लेकर 13/12 तक, मतलब कुल मिलाकर 8 दिन एग्जाम है। कितने दिन एग्जाम है? 8 दिन एग्जाम है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा फॉर्म की अप्लाई होगी वो होगी टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन में जो है सबसे ज्यादा पोस्ट, सबसे ज्यादा फॉर्म भरा होगा, जो कि क्या है, क्योंकि 11 दिन एग्जाम हो रहा है। 11 दिन एग्जाम का मतलब होता है कि एप्लीकेट ज्यादा होंगे। और उसके बाद जेई अदर्स, उसके बाद आरपीएफ एसआई और उसके बाद एलपी और उसके बाद अंत में आरपीएफ एसआई। मतलब आरपीएफ के एसआई के फॉर्म फिर भी कम भराए हैं बाकी सबके मुकाबले, ऐसा लगता है इससे। क्लियर? तो अब ये एग्जाम कैसे होंगे, कंडक्ट क्या हो, कैसे कैसे क्या होगा और इसकी स्ट्रेटजी क्या क्या होगी, आइए इस पर बात करते हैं। पहले आते हैं एलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट में जो वैकेंसी है, ये CBT1 एग्जाम है, मतलब टीयर 1 का एग्जाम है आपका। और ये टीयर 1 के एग्जाम में आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 3 सब्जेक्ट तो आना ही आने हैं। उसके अलावा जो एक सब्जेक्ट और आता है वो होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या होता है? बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में क्या क्या पोस्ट है। हालांकि चीजें और भी हैं, जैसे टेक्नीशियन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आता है, तो ये आपको डिपेंड करता है। और आप साइंस, रेलवे का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है जीके में साइंस। आप साइंस बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसको बहुत ही डीप तक जाइएगा, क्योंकि क्लास 10 तक की पूरी जो साइंस होगी उसमें जो जो फॉर्मूले हैं, जैसे केमिकल फार्मूला हो गया और फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं, बल के और जो जितने भी क्वांटिटीज हैं उन सब की मात्रा, विमाएं, ये सब चीजें आप प्रॉपर अच्छे से याद करिएगा। कौन कौन आविष्कार किया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन ए के से कमी होने वाले रोग, एवरीथिंग, सभी चीज आप साइंस में प्रॉपर याद करिएगा। सॉरी, तो एएलपी और टेक्नीशियन ये 2 पोस्ट के बारे में बात होगी। अब आते हैं आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई में कुल मिलाकर आपको यही 3 सब्जेक्ट इसमें भी पढ़ने हैं, मैथ, साइंस और सॉरी मैथ, जीके और रीजनिंग। और जेई अदर्स में भी लमसम वही होगा, या फिर ये तो मैथ और रीजनिंग जीके तो होगा ही, कम होंगे प्रश्न लेकिन होगा जरूर। तो ये 4 पोस्ट के बारे में आपकी बात हुई। अब स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? हालांकि देखा जाए तो अप्रोक्स आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय बचा है। लगभग 1.5 महीने का समय बचा है इसके लिए, एलपी के लिए। इस 1.5 महीने में आपको क्या करना है? आप डेली एक मॉक जरूर लगाइए, एलपी के डेली एक मॉक जरूर लगाइएगा। और अब जो चीजें आपकी छूटी हुई हैं या जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि जितना आपको लाना है उतना ही आपको लाना होगा। फिलहाल इस पोस्ट के लिए जो हमें लगता है कि अगर आप 45 या 50 नंबर तक भी ले आएंगे तो भी आप एक सेफ जोन में माने जा सकते हैं। 45 से 50 नंबर भी लेके आएंगे तो भी आप एक सेफ जोन में माने जा सकते हैं। क्लियर? तो आप टारगेट बनाइए कि आपको मार्क्स 45 है और जो परसेंटाइल स्कोर हो वो लमसम आपका 90+ हो।
90+ परसेंटाइल अगर आपका होगा किसी भी एग्जाम, 1 2 3 4 इन किसी भी एग्जाम में आपके 90 परसेंटाइल के ऊपर होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आरपीएफ एसआई के, आरपीएफ रेलवे की तरफ से एग्जाम बेट आउट हो गए और एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के भी फॉर्म के डेट एक्सटेंड कर दिए गए और कुछ वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की भी बढ़ी। क्लियर, तो बहुत ही और उम्मीद है कि ये भी और बढ़ेगी, बाकी तो पता चलेगा बाद में। हालांकि इस एग्जाम से देख के हमें लगता है कि अब रेलवे जो है इन 2 महीनों में बाकी सभी 4 एग्जामों करा देगा, तो केवल उसके बाद एग्जाम बचेगा एनटीपीसी का, जो कि जहां तक मुझे लगता है कि फरवरी तक या मार्च तक, मैक्सिमम फरवरी या मार्च तक ये एग्जाम एनटीपीसी का भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, पूरी जी जान लगा दीजिए, आपको रेलवे में एक नई पोस्ट जरूर चाहिए। क्लियर, अब हम आते हैं एसएससी सीजीएल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्लियर, इस बारी एसएससी सीजीएल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या ही बताऊं मैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो 140 प्लस के ऊपर, लगभग लाखों बच्चे अब तक मिल चुके हैं रैंक मित्रा पर। रैंक मित्र एक साइट पर एक रैंक मित्र है जिसपे कुल लगभग 3.5 लाख डाटा के अप्रॉक्स अभी तक इस पर डाटा आ चुके हैं। 3.5 लाख प्लस डाटा इस पर आ चुके हैं। इस डाटा के अनुसार अभी तक जो वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड जो नॉर्मलाइज अभी तक मार्क्स हुआ है उस पर 145 प्लस पर लमसम 90,000 के लमसम बच्चे हैं और 140 पर 1.12 लाख प्लस के ऊपर बच्चे। क्लियर, तो हमें जहां तक लगता है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एसएससी सीजीएल के लिए होगा वो मेरे हिसाब से जनरल के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, अगर इन चारों की बात करें तो आपका जो एग्जाम जो अनरिजर्व के लिए जो एसएससी सीजीएल की कट ऑफ होगी वो मेरे हिसाब से 140 से 142 ओबीसी के लिए, 135 से 137 ईडब्ल्यूएस के लिए, 130 से 132 एसटी के लिए, 120 से 125 और एसटी के लिए 110 से 115 के बीच होनी चाहिए। क्लियर, ये सीजीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से, और इसमें इस पूरे में प्लस माइनस 3 का इधर हो सकता है, मतलब 3 नंबर ज्यादा भी हो सकता है और 3 नंबर कम भी हो सकता है। हालांकि मैं ये बताऊंगा कि जिनके भी स्कोर 135 के ऊपर है, अगर 135 के ऊपर है तो वो अपनी मेंस की तैयारी प्रॉपर चालू रखें, वो अपनी मेंस की तैयारी प्रॉपर चालू रखें, चाहे वो जनरल से ओबीसी हो या किसी भी कैटेगरी से हो। अगर उसकी मिनिमम 135 प्लस स्कोर हो रही है नॉर्मलाइज या रॉ मार्क्स भी 135 प्लस है तो आप तैयारी जारी रखिए। 130 वाले भी जारी रख सकते हैं अपना मार्क्स, 130 प्लस वाले भी जारी रख सकते हैं, लेकिन ये कब होगा जब ये लमसम मॉडरेट शिफ्ट में होंगे। मॉडरेट शिफ्ट वाले 130 प्लस अगर है तो वो अपनी तैयारी को प्रॉपर जरूर रखें, क्या पता नॉर्मलाइज कैसा हो गया, क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए और 10 गुना बच्चे, ये बुलाए तो 2 लाख लगभग वो बच्चे को बुलाए तो वैकेंसी तो कट ऑफ थोड़ी वेरी कर सकती है। तो 130 प्लस वाले, मिनिमम 130 प्लस वाले अपनी तैयारी में जारी रखें। अगर आपको इस साल काम नहीं देगा तो अगले साल तो आपको जरूर काम देगा, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, इसीलिए आप इसको प्रॉपर तैयारी जारी रखिए। क्लियर, और प्लस माइनस 3 इरर वाले भी, मतलब 130 मिनिमम अगर किसी का है तो वो अपनी तैयारी को प्रॉपर कंटिन्यूअस रखता रहे, अपनी मेंस की तैयारी में लगा रहे, क्योंकि मेंस
जहां तक दिसंबर, नहीं तो जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर, इंड या मीट के बाद कभी भी हो सकता है। तो आपके पास समय बहुत कम है मेंस के लिए, आप प्रॉपर करते रहिए तैयारी। और इंग्लिश इंग्लिश देखिए, सबसे इसमें जो सब्जेक्ट होगा मेन वो होगा इंग्लिश। सिलेक्शन आपको इंग्लिश ही दिलाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी आपको, देखिए सिलेक्शन तो सभी सब्जेक्ट मिलकर ही दिलाएंगे, कंप्यूटर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। क्लियर? क्योंकि कंप्यूटर अगर आप फेल हो गए तो आप जितना भी नंबर ला दीजिए, आपको उस पर किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सभी विषयों का अलग अलग रोल है। क्लियर? तो इसलिए आप सभी विषयों पर प्रॉपर प्रॉपर फोकस करिए। और मैथ रीजनिंग को कम से कम, आप मैथ रीजनिंग का टारगेट जो होना चाहिए, मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मैथ का टारगेट रखना है, मैथ जिसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, तो मैथ और प्लस रीजनिंग में जो आपको टारगेट रखना है वो लमसम 180 में 160 का रखना है। इससे नीचे आपका मार्क्स नहीं आना चाहिए। और इंग्लिश और जीके मिलाकर आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो 150 प्लस की होनी चाहिए 210 में। क्लियर? अगर इसके नीचे अगर आपकी आती है तो आप बहुत ही आप असमंजस में नहीं कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं। लेकिन अगर इतना लेके आ जाएंगे तो आप क्लियर होंगे कि आप सेफ जोन में है। हालांकि अगर आप मार्क्स दे रहे हैं तो मार्क्स में जो आपका स्कोर होना आना चाहिए वो लमसम 295 से प्लस होना चाहिए मार्क्स। 295 या 290 कह लीजिए। अगर इससे प्लस मार्क्स में अभी आपके आ रहे हैं तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, आपके ये स्कोर भी आ जाएगा। ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल के लिए इतना मिनिमम पोस्ट रखे तो कोई ना कोई आपको एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी। क्लियर? फिलहाल आज विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपनी तैयारी प्रॉपर जारी रखिएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूं मैं। गुड बाय।